दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज हम आए हैं आजमगढ़ के गोसाई बाज़ार के पास। यहाँ पर एक ओबीसी दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय ओबीसी दिवस मनाया गया है। उसके ऊपर उस मुद्दे पर कई सारे बड़े बड़े लोग आए हैं जो देश के संविधान को मानते हैं, यहाँ की चीज़ों को समझते हैं बढ़िया से। उसके ऊपर चर्चा करें। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर सुनीलम जी। ये बताइए, मध्य प्रदेश से आप मध्य प्रदेश आए हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, आपके ऊपर कई सारी धाराएं लगी गंभीर, और जिस तरह से आप ओबीसी राष्ट्रीय ओबीसी दिवस बना रहे हैं इसको 7 अगस्त को, क्या जनता में संदेश जाएगा इसका? नहीं, जनता को ये याद करना चाहिए कि देश की आज़ादी के मिलने से 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर के और जब तक जो है 1979 नहीं आया, 1979 जब जनता सरकार बनी, तब तक पिछड़े वर्गों को एक तरीके से समूह के तौर पर कोई पहचान ही नहीं दी। पहली बार जनता पार्टी ने वो पहचान दी और फिर वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने और नेशनल फ्रंट की सरकार ने तब पहली बार मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का काम किया। अब उन्होंने 40 सिफारिशें दी, उसमें से इन्होंने केवल 2 सिफारिशें, वो भी आंशिक तौर पे लागू की। 27% भी आज पूरे देश में लागू नहीं है। अब जो भी कुछ उसे मिल रहा है उसको भी बांटने का काम अब रोहिणी कमीशन के माध्यम से हो रहा है। तो और मैंने अभी ये बताया कि भाई आप सोचिए, उसमें जो है 7,743 जातियाँ मंडल कमीशन के उसमें, और इनकी जो है 1,110 जातियाँ कम कर दी रोहिणी ने, है ना। और उसके अंदर भी 2% यही बात करते हैं, रोहिणी कमीशन की बात करते हैं। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो बांटने के काम करते हैं। तो ये काम अंग्रेज करते रहे इस देश के अंदर, और अब जो है संघ परिवार कर रहा है और मोदी कर रहे हैं। आप लोग जब सत्ता में नहीं तो उनको अंग्रेज बना देते हैं, ऐसा क्यों? बीजेपी वालों को काले अंग्रेज कहते हैं, इनको लुटेरा कहते हैं, इनकी बात नहीं मानते। मैंने तो केवल इतना कहा है कि मैंने कहला उसका नहीं कहा। मैंने कांग्रेस ने भी जो है जनता पार्टी जब बनी तभी पहली बार पिछड़े वर्गों का मंडल कमीशन बना, है ना। जो काका कालेल का कमीशन बना था, है ना, उसको उन्होंने लागू नहीं किया था। तो मेरा कहना अकेला कोई भाजपा के लिए नहीं है, मेरा सबके लिए है। इस देश में देखिए, सोशल जस्टिस की फोर्सेस जो आज हैं वो सब खड़ी हो गई हैं जाति जनगणना के लिए। और जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि ये पता तो चलना चाहिए कि भाई किसको क्या मिला है ना। न्यायपालिका जो है वो न्याय कर रही है, तो कौन कर रहा है न्याय, पता तो चलना चाहिए। और ये जो नौकरियां कर रहे हैं, पता तो चलना चाहिए कितनी नौकरियां मिली हैं, किस वर्ग को मिली है। मामला अकेला ठीक है, यहाँ पर जो है ओबीसी इकट्ठा होकर के जाति जनगणना की बात कर रहा है, लेकिन ये तो सबका पता चलेगा ना। तो आपको लगता है क्या सरकार गजेटियर करवाए, कितना किसकी भागीदारी नहीं, जैसे अपना जमीगणना जो कराते हैं, जनगणना कराते हैं, उसके अंदर सामाजिक जो है, जो जाति की भी जनगणना कराए, इससे वास्तव में सही योजना बन पाएगी, है ना। योजना बनाने की तो बना रही योजना, अक्सर हमेशा देखिए बिल पास हो रहे हैं, तो जितनी योजना बना रहे हैं वो सब अडानी अंबानी के लिए बना रहे हैं। वो सब योजनाओं का लाभ जो है, ये दो, आप मेरे को बताइए, ये कैसे 155 लाख करोड़ का मालिक बन गया? इसने कौन सी मेहनत कर दी, आपने मेरे को बताइए। केवल इसके बाद में पूरा भारत को पूरा जो है बेच दिया मोदी ने। पूरे देश के सार्वजनिक संस्थानों को बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, सड़कें बेच दी, ट्रेनें बेच दिया। तो सब कुछ जब बेच दिया तो जिस आदमी को बेचा वो तो अमीर हो ही जाएगा। और एक जो हिंडनबर्ग की एक हिस्सेदारी दिया किसी एक सामान को रख रखाव के लिए, नहीं कोई रखाव के लिए नहीं बेचना कहते हैं। अरे सब जगह पर उसी का बोर्ड लगा हुआ ना, आप सब जगह पर अडानी का बोर्ड लगा हुआ। आप देखिए किसी एयरपोर्ट पे आप जाइए, लिखा हुआ है वहाँ पर। आप जहाँ चले जाइए, आप लेते होंगे, खुद घर में तेल लाते होंगे, फॉर्च्यून का लाते होंगे आप, वो भी अडानी लिखा है। तो सब कुछ पूरा देश ही अडानी। इस देश के अंदर कोलू का बेल जो है, जो तेल है, इस समय जो सबसे ज़्यादा लोगों की जो मौत हो रही है वो मिलावटी तेल से हो रही है, बिल्कुल, है ना। और ये कौन कैसे बन रहा है? अगर पूरे मोनोपोली फॉर्च्यून की है, इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए कि भाई तेरा तेल पी करके लोग जो है वो मर रहे हैं, तो कौन है जिम्मेदार, है ना। अब जो कोलू का तेल पी करके कौन मरा बताइए, सरसों का तेल खा करके कौन मरा बताइए आप? तुरंत तो नहीं मरते ना, 6 महीने बाद मरते। अरे भाई जब भी हो, कुल मिला करके मेरा कहना ये है कि ये मुनाफे की हवस जो है अडानी को, है ना, कि सब संसाधन, पूरी सब जमीनें भी ले लो। और ये तो किसान हैं, है ना, जो कि लड़ गए, और किसानों ने लड़ करके 3 कानून जो है वो
मतलब सरकार को पीछे हटा दिया, नहीं तो देश की सब जमीनें अडानी अंबानी के नाम पर होती है, आपको लेकिन बता अब तो रहा हूँ। राम राज्य आ गया, मंदिर का उद्घाटन होने वाला है फिर से। उद्घाटन ही हो रहा है। अभी आपने सुना वो क्या बोला, सतपाल मलिक जो हैं वो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, और प्रशांत भूषण बहुत बड़े जो है इस देश के वकील है, वो क्या बोले, जो पुलवामा करवा सकता है वो राम मंदिर के अंदर कुछ भी करवा सकता है, मतलब उसका विध्वंस करवा सकता है वोट लेने के लिए, ध्रुवीकरण कराने के लिए। ध्रुवीकरण भारत में फिर से होगा? अरे वो तो उसके अलावा उनके को आते ही नहीं है ना कुछ। उनकी राजनीति में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान क्या बोलते हैं। उनसे कहो कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई, उनसे कहो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, वो कह रहे हैं कि भाई पीओके की बात करो, आप पीओके को कब्जे में लेना, आप बड़े सवाल कर रहे हैं, आप छोटी मोटी मरी मराई बातों पे आप पड़े हुए हो। तो ये जो सब उनका धंधा है ना, उसके ऊपर जो है अभी हमने एक सम्मेलन किया था 1 अगस्त को दिल्ली में, और वहाँ पर यही वाली बात हो गई। सबने यही कहा कि भाई ये तो ऐसे ही करेंगे, पीओके के अंदर 1-2 किलोमीटर आगे चले गए, पाकिस्तान की सरकार के साथ बातचीत कर ली कि भाई हम 2-4 दिन अंदर रहेंगे, है ना, और फिर उसके बाद में यहाँ माहौल बनाएंगे। देखो पीओके के अंदर जो है हमने ही कर दिया जी। वाजपेयी जी की तरह करेंगे क्या, कराची तक पहुँच गए? नहीं, देखिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अलग तरीके का काम किया था, मैं उसको इसके साथ जोड़ने का काम नहीं करूंगा, ये फिक्सिंग का काम है। कहा था चिमटे से ऐसी राजनीति हम तोड़ फोड़ के नहीं करेंगे, सत्ता नहीं चाहिए, और मोदी जी उसका उल्टा कर रहे हैं। कुल मिला करके हैं तो सब संघ परिवार के लोग, है ना, और ये क्या कर रहे हैं आप बताइए। ये बागेश्वर धाम को ले आए, है ना, ये एक को स्थापित करते हैं। ये बाबा जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, समझिए आप। नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा। इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं तो कहाँ पे उन्हें डालेगा, ये बता दे। बाबा बहुत बड़ा होगा, उन्हें क्या करेगा उसका, है ना। हिंदू राष्ट्र का मतलब तू एक बार फिर से बांटना चाह रहा है ना ये देश, यही वाली बात है ना। जितनी बार बांटे भारत उतनी बार टूटा है, ये तो हकीकत है। एक बात समझ, मुसलमानों को बांट के पाकिस्तान दे दिया, ये देश टूटेगा नहीं, ये संघी टूट जाएगा, ये भाजपा टूट जाएगी, मोदी सरकार ख़त्म हो जाएगी, ये देश नहीं टूटेगा, है ना। लोगों की अंदर जो है राष्ट्रभक्ति का भाव लोगों के लिए है, पूरा देश के अंदर लोग अपने देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये देश नहीं टूटेगा, लेकिन जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं वो ज़रूर टूट जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, हम और बात करें, हमारे साथ वीरेंद्र यादव किसान नेता। बताइए नेताजी, आप यहाँ पर ओबीसी दिवस मना रहे हैं, राष्ट्रीय ओबीसी दिवस। देखिए, सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय ओबीसी दिवस पर आपके दर्शकों को बधाई देंगे कि आज हम लोग जो है यहाँ राष्ट्रीय ओबीसी दिवस मना रहे हैं, और मंडल कमीशन की जो 38 सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हुई हैं, हम इस सेमिनार के माध्यम से हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और जो है मंडल कमीशन को पूरी तरह से इस देश में लागू कराया जाएगा। तो आप लोग लागू बहुत दिन से करा रहे हैं, सरकार में कई सारे कांग्रेस सरकार रही, राज्य में चाहे छोटा जैसे बिहार में जाति जनगणना हो रही, ये भी तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है। देखिए अब जो है लोग बनारस में धरना प्रदर्शन करके सरकारी काम को रोकवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ का दबाव नहीं बना सकते। देखिए अब जो है पूरा देश जाति जनगणना चाहता है, अब पूरे देश का जो बहुसंख्यक हिस्सा है, जो पूरा बहुजन समाज है, वह जाति जनगणना के लिए कटिबद्ध है, और इस सरकारों को जातीय जनगणना कराना होगा। ये जो है पूरी तरह से इस पर पूरा देश दबाव बना रहा है। 24 का मुद्दा हो सकता है। देखिए 24 का मुद्दा हो ना हो, लेकिन 24 का जो चुनाव होगा, जिस तरह की राजनीति इस देश में चल रही है, उस राजनीति का जवाब अगर कोई दे सकता है, हिंदू मुसलमान जो नफ़रत की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बात हो रही है, इसका जवाब अगर कोई दे सकता है तो इस देश की बहुजन राजनीति से ही दे सकती है, और बहुजन राजनीति से ही दिया जा सकता है। बहुजन राजनीति। ठीक है, हमारे साथ और है कई मेहमान हमारे हैं। हमारे साथ कुलदीप यादव जी हैं, सुल्तानपुर से आप आए यहाँ पर राष्ट्रीय ओबीसी दिवस के मौके पर यहाँ पर आए, शामिल हुए, और क्या फील कर रहे हैं, क्या यहाँ की जनता जो चीज़ हो रही है, आप लोगों ने नया नाम दिया राष्ट्रीय ओबीसी, क्यों पूरा भारत का क्यों नहीं बनाया? देखिए ओबीसी दिवस, जैसा कि ये भी साथियों ने कहा, ओबीसी भारत का बहुसंख्यक तबका है, वो 65% उसकी आबादी है, तो जाहिर सी बात है कि आज मंडल दिवस है तो ये हमारा अधिकार दिवस है, या ओबीसी दिवस कह लीजिए। तो राष्ट्रीय ओबीसी दिवस इसलिए हम लोग मना रहे हैं, आपके चैनल के सभी दर्शकों को हम लोग हार्दिक साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं ओबीसी दिवस की। तो ओबीसी दिवस इसलिए यहाँ गांव का समूह मनाया जा रहा है कि आम जो आदमी है वो अपने हक और अधिकार को समझ सके कि हमारी भागीदारी किसमें, नौकरियों में कितनी है, शिक्षा में हमारी भागीदारी क्या है,
और खेती किसानी से लेकर के हमारी फसलों का वाजिब दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम लोग ओबीसी दिवस के माध्यम से अब शहरों से निकल करके गांव गली चौराहों तक जब जाएंगे तभी बात जो है समझेगी। यही जो भाजपा और संघ की जो राजनीति है, नफरत वाली राजनीति है, जो बांटने वाली राजनीति है, उसके सापेक्ष ये ओबीसी दिवस और मंडल दिवस की राजनीति है। आज सावन का सोमवार है जी, लोग तो कांवर लेके चल रहे हैं और आप लोग यहाँ पर देखिए कांवर वाले जो हैं वो अभी नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन वो जान जाएंगे कि मंडल कमीशन की 38 जो बची हुई सिफारिशें हैं, जिस दिन वो लागू हो जाएंगी तो हमें कोई कांवर, कोई प्रभु, किसी बाबा, किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो जान सकें, अपने हक और अधिकार को पहचान सकें और उसके लिए लड़ने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हो सकें, इसलिए ओबीसी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। गांव गिरांव खेत खलिहान तक एक आप देखें 3 दशक बीत गया, 90 का दशक आप देख लें तो 3 दशक बीत चुका है। जो हमारी नई पीढ़ी तैयार हुई है अभी मंडल आंदोलन के इतिहास को नहीं जानती है कि भाजपा और आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठनों ने जो ये कमंडल की राजनीति फिर से शुरू की है, उसके जवाब में, उसके सापेक्ष में मंडल की राजनीति देश को आगे ले जा सकती है। इन नफरत और हिंसा भरी जो इनकी राजनीति है, जो बांटने की राजनीति है, उसके सापेक्ष जो देश तरक्की का मुकाम हासिल कर सकता है, ये मंडल की ही राजनीति कर सकती है। इसलिए हम लोग कमंडल के जवाब में इनके मंडल को गाँवों तक ले जा रहे हैं। जब हमारा नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो पढ़ लिख रहा है, जो पढ़ लिख चुका है, जो नौकरी कर रहा है, जिस दिन वो जान जाएगा कि मंडल कमीशन की जो बची हुई 48 सिफारिशें हैं वो लागू हो जाएंगी, जाति जनगणना हो जाएगी, तो हमारी भागीदारी नौकरियों में, शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई में, हर जगह हम उसको हक और अधिकार मिलने लगेगा। और जो तमाम उन्होंने ऐसे तमाम सारे लोग जो छोटे छोटे दल बना करके जाति के आधार पर जो अपनी जाति और समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, यदि वो मंडल कमीशन पर अडिग नहीं होते हैं, अगर वो सदन में है, मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करवाने को लेकर के वो सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन नहीं करते हैं, तो ये पर्दाफाश हो जाएगा। तो बीजेपी के लोग भी जन जन कर रहे हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कौन सा आंदोलन कर रहे हैं वो मेवात और नूह जैसी घटना को लेकर के जो है सांप्रदायिक एजेंडे को लेकर के, जहां वो सरकार में नहीं है वहां सांप्रदायिक दंगे करवा रहे हैं। और इसलिए करवा रहे हैं कि वो रोजी पर, रोटी पर, रोजगार पर, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई पर, हर मुद्दे पर मोदी सरकार विफल सरकार है। सुब्रमण्यम स्वामी का आपने इंटरव्यू देखा कि नहीं देखा? उन्होंने कहा मोदी ऑल ओवर जीरो है, अर्थव्यवस्था पर जीरो है, नौकरी देने के मामले में जीरो है। केवल मोदी की गवर्नमेंट जो है, ये कारपोरेट मीडिया है, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, उसको हम लोग मन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। वो मन स्ट्रीम मीडिया जो है और जो प्रिंट मीडिया कारपोरेट घरानों की, यही उसकी सरकार चला रही है। वही बताती है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई। आपके आज तक आप से कितने किसान मिले जो बता दिया हो कि मेरी आय दोगुनी हो गई हो? आपसे कितने किसान मिले जिन्होंने ये बता दिया हो कि हमको हमारी फसल का वाजिब दाम मिल रहा है? एक भी मिला हो तो हमें बता दीजिए। लेकिन मोदी जी लच्छेदार भाषण चैनलों में बोलते हैं, हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, हम किसानों के फसलों का वाजिब दाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, अच्छा, लाल डायरी के सच क्या? मोदी जी बोल रहे थे लाल डायरी खुल जाएगी। तो देखिए, लाल डायरी में उनके सावरकर का इतिहास लिखा हुआ है। वो बता भले रहे लाल डायरी, वो खोलेंगे नहीं, चूँकि उसमें सावरकर का इतिहास लिखा हुआ है। उसमें आरएसएस और बीजेपी की जो दंगाई राजनीति है, जो सांप्रदायिक एजेंडे को फैला करके जो ध्रुवीकरण करने की बात है, उसमें लिखी हुई है। मोदी जी डायरी खोलने की बात तो करते हैं, लेकिन वो खुद खोलेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें सारी उनकी कारगुजारी लिखी हुई है। लिखी हुई है। हमारे साथ डॉक्टर आप हैं राजेंद्र यादव जी। बताइए भैया, कैसे आपने किया है प्रोग्राम और क्या समझ के गाँव में किया, छोटे से कस्बे में आपने किया, शहर में क्यों नहीं किया प्रोग्राम को? देखिए, नेशनल ओबीसी डे हम सोच रहे हैं गांव स्तर से ही शुरू हो। ये प्रोग्राम हम गांव में घूम घूम के अदर बैकवर्ड क्लास ले लोगों को पहुंचाएं कि उत्तर प्रदेश में 79 जातियां जो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, वो अपने अधिकार के लिए लड़े। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनमें क्या सिफारिश है? 38 सिफारिशें, उनको पता ही नहीं है कि 38 सिफारिश कौन सी है, 39 कौन सी, 40 कौन सी है। हमें शिक्षा में अधिकार मिला, नौकरियों में मिला, इसके बाद तो कोई अधिकार मिला नहीं। इसलिए हम सोचते हैं कि हर ज़िले में नेशनल बैकवर्ड कमीशन की तरफ से ओबीसी का छात्रावास बने, ओबीसी के लिए IAS IPS में कोचिंग चलाई जाए सरकार की तरफ से, उसकी फंडिंग सरकार करे। हमारा जो राइट है उसको डिमांड करने के लिए हर गांव में लोगों को बताएंगे कि उन्हें ऐसी जो जातियां आप एकत्रित हो जाओ, एक जगह हो जाओ, अपने अधिकार के लिए अपने बच्चों कैसे हो जाएंगे? यहाँ तो राजभर साहब और देखिए मुख्यमंत्री कोई जाए, राजभर कई सारे बैकवर्ड नेता बड़े बड़े हैं आपके। वो ठीक है, राजभर यादव समाज के यहाँ के मंत्री है एक तो।
राजभर समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो या कोई समाज हो, अगर एक समाज का एक कोई लीडर है, अगर उसके चले जाने से उसके क्षेत्र में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यह भली जानते हैं कि ये राजभर बैकवर्ड के लोगों को फॉरवर्ड के हाथों बेच रहे हैं। जब ये जान जाएंगे कि हम बैकवर्ड के, हम फॉरवर्ड के नहीं हैं, वहाँ जाने पर हमें को न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर लौट के चले आएंगे अपनी जगह। फिर तो बहुत देर हुई देर नहीं होगी, अब देर ख़त्म हो गई है। 2024 में सभी रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न हो रहा है। हाँ, सभी रिटर्न। हमारे साथ एक और हैं, मनीष शर्मा जी हैं, बनारस से आए हैं। ये बड़े बेबाकी से अपनी बात लड़े, हम भी इनके साथ काफ़ी सारे चीज़ों में शामिल रहे बनारस में, कई सारे मुद्दों में आपके साथ खड़े नजर आए। ये बताइए अपनी बात कैसे रखेंगे, यहाँ पर क्या है यहाँ पर मामला? नहीं, आज के समय में ओबीसी दिवस को मनाने का मतलब, मंडल साहब को याद करने का मतलब, आज के समय का जो चैलेंज है, खास करके जाति जनगणना का जो सवाल है, जिसके खिलाफ सरकार बार बार बयान दे रही है, या मंडल साहब के जो 40 जो उनके और सिफारिशें थी उसको लागू करने का जो सवाल है, या आप कह लीजिए कि जो जाति विनाश का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को संघर्षों में ले आने का, उसको जनता के बीच में ले चलने का, तो सच्चे मायने में बीपी साहब को ओबीसी दिवस को मनाने का मतलब इन मुद्दों को नए सिरे से, आज के समय में जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में संघर्ष करना, सड़कों पे उतरना, आज का संदर्भ यही है। दूसरा ये है कि इस बात को भी समझना है कि आज के दौर में कारपोरेट के खिलाफ संघर्ष करते समय जो उस कारपोरेट के साथ गलबहियाँ डाले हुए जो नव ब्राह्मणवाद है, उसके खिलाफ भी संघर्ष को केंद्रीय एजेंडे में ले आने का, और उसे किसी भी किस्म का फिसलन, किसी भी किस्म का उससे भटकाव न होने देने का, यह भी एक हमको लगता है कि आज इस कार्यक्रम को करने के पीछे का एक मकसद हो सकता है, संदर्भ हो सकता है। ये जो आप लोग मना रहे हैं, बनारस से आए यहाँ पर, चला आप बहुत दिन से लगातार कई सारे संगठन साथ में, हमेशा सामाजिक न्याय की बात करें। यहाँ तक कोविड मैंने देखा आपको, न जाने कहाँ से लोगों को इकट्ठा करके लोगों को, गरीबों को बचाए हैं और बहुत सारी चीज़ों को हाथ बटाए। तो ये जो पूर्वांचल की एक परिधि है, यहाँ पर निरहुआ जीते हुए हैं, बनारस में मोदी जी हैं, क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, हमको लगता है कि फ़र्क को आप कैसे देखते हैं। फ़र्क को ये है कि अभी हमको ये लग रहा है कि ये सरकार 2024 को लेकर के बहुत डरी हुई है और हर मोर्चे पे फेल नज़र आ रही है, और इसका पैमाना, इस डरने का पैमाना आप यही समझ सकते हैं। आप लोग कहते हैं डरी हुई है, लेकिन सरकार कहती फिर हम 24 में आ रहे हैं। नहीं, हम क्या करें? तब उसको नूह में दंगे क्यों कराने पड़ रहे हैं? तब उसको जो है बाबरी ज्ञानवापी का मुद्दा क्यों बनाना पड़ रहा है? तब उसको जो है जाति जनगणना जैसे सवाल से पीछे हटने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो अगर वो डरी नहीं, अगर वो आश्वस्त है, अगर, तो उसको ये विभाजनकारी राजनीति क्यों बार बार करनी पड़ रही है? ये एक मैसेज दे रहा है। ये जो नूह से लेकर के, मणिपुर से लेकर के और ज्ञानवापी तक अगर आप देखें तो यह सरकार जो है हर मोर्चे पर चूंकि फेल है, हर मोर्चे पर शिकस्त खाई हुई है, और फिर से वो विभाजनकारी मुद्दों को लेकर के नए सिरे से सचेत ढंग से कोशिश कर रही है। हालांकि उसमें भी मैं देख रहा हूं कि उसको सफलता नहीं मिल रही है। मैंने नूह में देखा, वहां जो एकता, हिंदू मुस्लिम एकता जो दिखी है, वो बहुत ताकतवर एकता दिखी है। हमको लग रहा है कि एक तरह से वहां के लोगों ने झटका दिया है, एक तरह से उस सरकार की पूरी योजना को हरियाणा के लोगों ने फेल कर दिया। और उसमें आप किसान आंदोलन की जो भूमिका है, जो आप अगर देखें कि उसके अलग अलग जो उसके किसान आंदोलन का जो असर है, उसमें से एक बड़ा असर ये है कि वो जो उस इलाके के किसान हैं, जो हिंदू मुस्लिम में जिनको बांटने की कोशिश हो रही है, उसको मुंह की खानी पड़ी है। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि ये सरकार डरी हुई है, उसका हर मोर्चा उल्टा पड़ जा रहा है, हर कार्रवाई उल्टी पड़ जा रही है। वहाँ पर तो एक आपके बैकवर्ड ओबीसी का ही लड़का मोनू मानेसर, मोनू यादव जाके दंगा करवाया, बंटी गौरक्षा के घर को करवाया, और लोगों ने, वो तो हिंदू समाज से ही आते हैं, ओबीसी बैकवर्ड से आते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस यही तो कोशिश कर रही है, यही तो कोशिश कर रही है कि जो ट्रेंड चला रही है, बीजेपी ये कोशिश कर रही है, कोई मोनू मानेसर भी उसके साथ हैं, लेकिन हजारों ऐसे जो लोग हैं जो उसके खिलाफ हैं। आप कौन सा रास्ता तय करेंगे, हमको कौन से रास्ते में बढ़ना, ये बड़ा सवाल है। अन्यथा हर समाज के अंदर कोई हिस्सा सत्ता के साथ रहता है और बड़ा हिस्सा जनता के साथ रहता है। हम समझते हैं कि बड़ा हिस्सा जिसकी आप तरफ इशारा कर रहे हैं, वो जनता के साथ खड़ा है, सत्ता के खिलाफ खड़ा है, और सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाला बहुत छोटा दायरा है। हमको लगता है कि उसका कुछ बहुत असर पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव ने अपील किया है, गुज्जरों और जाटों सुधर जाओ,
बहुत ज़्यादा मतलब गाली पड़ रही है हमारे उनके ओबीसी समाज को। क्या इससे क्या होगा? हम इस बयान को जानते नहीं हैं, हमको पता नहीं है बयान उन्होंने क्या दिया है नहीं दिया है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनको बहुत सुधरने की ज़रूरत है। मैं ये बात नहीं समझ रहा हूँ, बल्कि उन्होंने एक बहुत मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं तो वहाँ एकता बनते देख रहा हूँ, मैं तो वहाँ गाँव-गाँव पंचायतें होते देख रहा हूँ, मैं तो वहाँ हिंदू मुस्लिम साथ मिल करके, और उस दिन भी जिस दिन नूह में हो रहा था घटना, हमने देखा कि दोनों तरफ के जो समझदार लोग हैं उन्होंने दोनों तरफ के इस तरह के एलिमेंट को भगाया वहाँ से। वहाँ एक प्रशासन की एक मजिस्ट्रेट फंस गई थी वहाँ पे, उनको भी वहाँ के लोगों ने बचाया है, और इतना उकसावामूलक कार्रवाई होने के बाद भी वहाँ कम हुआ है। आप समझ लीजिए, जो 2 दिन से मोनू मानेसर का आ रहा है वहाँ पे, प्रशासन लगातार जो है तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के और इस तरह से पिस्तौल लेकर के जुलूस निकालने दे रहा है। आप देख रहे हैं वहाँ पे एक और कोई बजरंगी है जो बार बार वीडियो बना करके जीजा और साला इस तरह के गंदे बयान दे रहा है कि आ रहा है यहाँ पे जो है, और उसके बावजूद प्रशासन वो कार्यक्रम उनका हथियारों से लैस उसको होने दे रहा है। उसकी इतनी बड़ी उकसावामूलक कार्रवाई के बाद भी जो धैर्य का प्रदर्शन किया है, वो हमको लगता है कि हमको सलाम बोलना चाहिए उसको और वहाँ की जनता को, उस इलाके के लोगों को। और हम समझते हैं कि ये नया मैसेज है, ये नया मैसेज है बीजेपी के ऊपर, एक बड़ा थप्पड़ है, ये तमाचा है बीजेपी के लिए कि आने वाले समय में। एक फुट पर आई फिर बुलडोजर लेके निकल पड़ी, और तो आपने देखा अब इस बार कोर्ट को भी सामने आना पड़ा। अभी आज की खबर सुन रहे हैं, कोर्ट को भी आना पड़ा। जब जनता खड़ी होती है, जब जनता के बीच में एकता बनती है, तो जितने लोकतांत्रिक संस्थान हैं उन संस्थानों का भी थोड़ा अनुशासन आता है। और इसलिए देखिए हाईकोर्ट का जो फैसला है या सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला है, वो जन एकता की ही बदौलत है। हम समझते हैं इसको ऐसे ही लेना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपना स्टे लगाया, रोक लगाया इनके बुलडोजर पे, उत्तर प्रदेश में सरकार क्यों नहीं लगा? ये लगाना पड़ेगा, ये जनता ही लगाएगी, जनता लगाएगी। और हमको लगता है कि ये जनता उस दिशा में बढ़ रही है। शुरुआत कहीं से हुआ है, उत्तर प्रदेश भी उस दिशा में बढ़ेगा, बिहार भी उस दिशा में बढ़ा है, तो हमको लगता है उत्तर प्रदेश भी उस दिशा में बढ़ेगा। और ये बहुत लंबी बात नहीं, हम लोग उम्मीद से भरे हुए हैं। बीजेपी को जाना है 24 में, इस तरह की राजनीति को जाना है, बिल्कुल जाना है। इस तरह की राजनीति लंबे समय तक। इनके प्रधानमंत्री पीएम का चेहरा कोई है ही नहीं। एक बार याद, इंडिया क्या है? आप अटल बिहारी के दौर को याद करिए, जब जो है कहा जा रहा था शाइनिंग इंडिया का नारा दिया जा रहा था, और अटल बिहारी के सामने कौन है कहा गया, और जनता ने पटक दिया, जनता ने पलट दिया। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे उसके बाद। अब अगर आप तुलना करिए तो कई बार जनता क्या करती है कि पहले इसको हटाना है, इस सरकार को हटाना है पहले। हमारे सामने ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, देश बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, और इसलिए इस सरकार को पहले हटाना है। कई बार ये मूड बनता है, और ये मूड बन चुका है, हम समझते हैं। और ये बीजेपी भटका रही कि कौन नेता, ये बेकार की बात है, बेकार का ही मामला है। सरकार पहले भी चलाए हैं लोग, सरकार बाद में भी चलाए। हमने देखा बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है, ये जब राज्य के चुनाव होते तो मुख्यमंत्री घोषित नहीं करती, तब इनका कोई दुल्हा नहीं होता। और जब प्रधानमंत्री की बात मोदी को उन्होंने खड़ा कर दिया तो कहते हैं इनका कोई दूसरा विपक्ष नहीं। उनके लिए जो वो उनका राजनीतिक मसला है, उनका सांगठनिक मसला है, वो क्या कहाँ करते हैं इस पे हम क्या कह सकते हैं। नहीं तो ये सवाल जो है, इसलिए उनकी आदतें उनका जो रास्ता है वो झूठ की खेती करते हैं, वो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, वो नफरत की फैक्ट्री चलाते हैं। तो उनका वो रास्ता है, उस रास्ते पे वो बार बार बढ़ेंगे, वो बार बार झूठ बोलते हैं। आप जानते हैं कि उनको, वो हिटलर के लोग हैं, हिटलर के उनका आइडियोलॉग था, बोलता 100 एक झूठ को 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो। तो वो रास्ता उनका नेता हिटलर है, उनका नेता मुसलिनी है। और हिटलर और मुसलिनी का अपने देश में क्या हश्र हुआ, यह बात अब भारत की जनता भी समझ उस दिशा में बढ़ रही है। इनका भी क्या हश्र होने वाला है, हमको लगता है हिटलर को और मुसलिनी को। होना क्या होता, बोले तो मैं झोला लेके चल पड़ूंगा, और चल नहीं पड़ूंगा। जनता जो है, आप जानते हैं हिटलर को आत्महत्या करना पड़ा, और मुसलिनी को लबे सड़क लोगों ने जो है मार दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई हिंसा बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनके लिए इनके बुरे दिन आने अब शुरू हो चुके हैं। अच्छे दिन से बुरे दिन आने शुरू हो गए। वो नारा याद है आपको? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अब इनके बुरे दिन आने वाले शुरू हो गए हैं। हमको लगता है कि 24 बहुत नज़दीक है, देश उस दिशा में बढ़ रहा है, और देश के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस सरकार को जाना। ये थे हमारे साथ कुछ लोगों ने बात की। हमारे साथ राजीव यादव जी, जरा अपनी बात रखें इस बात को लेकर, इसके बाद अपनी बात को समाप्त करेंगे। ये बताइए, आप ओबीसी डे मना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, पहल अभी तक तो हमने कभी देखी नहीं है, आप ही लोगों से पहली बार सुने और हम आए, तो कैसा ये इसका असर क्या होगा देश में, और ओबीसी के लोग, बैकवर्ड के लोग इस बात को समझ पाएंगे? देखिए, ओबीसी का कितना समझ रहा है, कितना नहीं समझ रहा है, इसी से समझ लीजिए कि मोदी जी, बीजेपी बार बार कहते हैं कि नहीं हमने ओबीसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। काहे बोलते हैं?
मतलब ओबीसी एक ताकत के रूप में भारत में उभरा है। आज देश में कहते हैं राष्ट्रपति जो है दलित आदिवासी बनाए जाते हैं। हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है और ये अपने विचार के लोगों को ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी जो विचार प्रक्रिया है और जो हमको छलने की कोशिश की जा रही है, और जब मंडल कमीशन ने भी इस बात को कहा था कि 20 साल बाद जो है इसकी समीक्षा की जाए, मतलब कि मंडल कमीशन को ये था, और बीपी मंडल बार बार इस बात को कहते थे कि भाई हमारे पास जातियों के आंकड़े नहीं हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये जो आंकड़े जो हैं कहते हैं एक अनुमानित आंकड़े हैं। और उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना की बात, और कहा था 20 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। और 20 साल बाद समीक्षा करने की क्या बात है, 30 साल हो गया और मात्र 2 सिफारिशों को जो है लागू किया गया। दूसरा कि साफ तौर पर है, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण का जो सवाल है वो जो है, अच्छा आप लोग इससे अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करने के चक्कर में नहीं मैं उल्लू तो यही कहते हैं राजू यादव आजमगढ़ में घूम रहे हैं, इसका मतलब राजनीति करना चाहिए। देखिए उल्लू तो जो सीधा होगा, किसका सीधा होगा, और ये तो तय कर दिया है कि मंडल कमीशन के आने के बाद ही, मंडल कमीशन आने के बाद क्या हुआ, कभी यूपी और बिहार में जो है जो राजनीतिक यहाँ पर पूरा प्रदेश से बदला, और जो जातियाँ कभी राजनीति के केंद्र बिंदु में नहीं थी जो है वो केंद्र बिंदु में आई। सत्ता संसाधनों पे जिन लोगों का कब्जा था उन कब्जे को जो है लात मारा इन लोगों ने जो है। हाँ, निश्चित तौर पर आप इस बात को समझ लीजिए कि आरक्षण का जो लोग विरोध करते हैं वो इस देश का विरोध करते हैं, देश विरोधी लोग हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। दूसरा कि जो हमारा जो वर्ण आधार 10 साल के लिए आरक्षण लागू हुआ था और आप अरे ये सब फालतू का मामला है। वर्ण व्यवस्था जो है जो भारत में है उसमें मात्र आरक्षण ही वो चीज़ है जिसने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किया। आप सोच सकते हैं इस देश में दलितों को अनटचेबल थे, उनका कोई छुआ खाया नहीं कहता था जो है, आज कहाँ है, जमीन बैठते थे, जब नहीं उनका गोबर से अनाज निकाल के खाना पड़ता था उनको जो है। लेकिन आज इस देश में बाबा साहब ने जो आरक्षण का जो उनके लिए लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई आज इतनी फलीभूत हुई है कि आज दलित इस देश में जो है द ग्रेट चमार की भी बात करता है। हम इस बात को बात कर रहे हैं कि आप जो लोग बात कहते हैं ना कि इससे कि ओबीसी आरक्षण का जो मामला है इसकी मलाई जो है कुछ जातियों ने खा ली, अहिर, कुर्मी, मौर्य या फिर दलित में कहते हैं चमार। हम कह रहे हैं कि आप इतना चिंतित होते हैं कि इन लोगों ने मलाई खा लिया, तो आप ये बताइए कि आप समानता का बहुत व्यवहार करते थे क्या? क्यों अब तक इन जातियों के पास क्यों ज़मीनें नहीं है, क्यों नौकरी नहीं है? आप इसी देश का कोड जो है वो कहता है कि जो आरक्षण हुआ है उसकी समीक्षा करेंगे। अब इस देश में जिसके पास सत्ता संसाधनों में कब्जा है कभी उसकी समीक्षा करने की बात कहे? रोहिणी कमीशन बनाए हैं, फिर से बंटवारे के बंटवारे हैं। जो लोग कोटे में कोटा की बात करते हैं, हम कहते हैं कि 52% जो आबादी है ये 1931 में थी, उसके बाद लगातार ओबीसी में जातियां आई हैं जो है। और इस देश में अगर आप सचमुच सच्चे हैं तो इस देश में 27% जो 52% 1931 में था उसको आप 27 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए, मतलब उसकी अन्य रोटी जो कौन खा रहा है, पेट नहीं भर रहा है। हाँ, और 49% ये लोग खा ले रहे हैं। और ये बात कोई सामान थोड़े है, लगातार सोशलिस्टों ने ना लगाते थे कि संसोवा ने बॉडीगार्ड 100 पिछले 100 में 60, काशीराम जी ने कहा 1585। तो मतलब ये है कि आप जो ओबीसी का हिस्सा है उसको खा रहे हैं। और राष्ट्रीय ओबीसी डे आज ये जो मनाया जा रहा है, आज हम लोगों ने इस बात को लेकर एक गांव में मनाया जा रहा है। अब कई लोग को सोचेंगे कि गांव में क्यों मनाया जा रहा है? देश की जो आबादी है ओबीसी की वो गांव में बसती है, वो दिहाड़ी मजदूर है, वो किसान है, रोपनी कर रहा है इस समय, वो जो है कहीं अपने खेत में जो परेशान है, सूखा पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव जाकर के इसको कर रहे हैं। आगामी 22 तारीख को सगड़ी में रामस्वरूप वर्मा जी को हम याद करेंगे। 1 सितंबर को मेनगर में हम लोग जो है विनोद जी वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग ललई सिंह पेरियार को याद करेंगे। फूलपुर में बीरेन जी कार्यक्रम कर रहे हैं 5 सितंबर को, वहाँ पर जगदेव बाबू कुशवाहा को याद करेंगे। आने वाले में शिवदयाल चौरसिया को याद करेंगे, पेरियार साहब को याद करेंगे। हम ये पूरी एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला का एक एजेंडा जो है साफ तौर पर है कि जातिगत जनगणना आप कराइए, सत्ता संसाधनों पे किसका कब्जा है ये क्लियर हो, और आप मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करिए। और ये जो बहुजन एकता है ये देश को यही बचाएगी। नहीं तो आप देखिए नूह से लेकर मणिपुर से लेकर ज्ञानव्यापी में भी लोग मंदिर निकाल दिए।
अभी काशी मथुरा बाकी का नारा लगाते थे ना, अभी कह रहा है, पेपर में लिख रहा है कि नहीं वहाँ पर ये आ रहा है कि इसके अंदर क्या बात हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, इसके बारे में कॉन्फिडेंशियल है। तो मीडिया में कैसे आ रहा है? और हमारा जो कोर्ट है वो क्या कर रहा है भाई? ये जो भाई ये जो क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये जो सर्वे मुकदमा हो ही नहीं सकता था, जो 1991 का कानून है वो इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन इस देश में साफ तौर पे मैं कहूँ कि जो न्यायपालिका है वो अमित शाह और मोदी के इशारे पे चल रही है और ये इस देश के लिए खतरनाक है। और साफ तौर पे कहें कि बहुजन एकता ही इसको चुनौती देगी, जिस तरह से किसान आंदोलन ने चुनौती दिया। बेड़ा गर्क किए लोगों ने बाहर निकालने का बहुजन मूवमेंट काम करेगा एकदम। बहुजन एकता जो पूरे आज देश में जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार आप देखिए कि जात के नाम पे, जो धर्म के नाम पर जो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग साफ तौर पर कर रहे हैं कि ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये साफ तौर पर ये जो मनुवादी स्ट्रक्चर में जो जातियों के साथ इन्होंने भेदभाव करते हैं वो सवाल न उठ पाए, इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि NRC CA का सवाल उठा दिए, हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे, आप कहेंगे मुसलमान को बाहर निकाल दो। ये डाइवर्ट करते हैं। लेकिन OBC दलित समाज, आदिवासी समाज इस बात को समझ चुका है और उसके लोग अब विश्वविद्यालयों तक पहुंच गए हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। ये थे राजीव यादव। इन्होंने एक प्रोग्राम किया था, OBC राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया 7 अगस्त को, और आगे आने वाले पूर्वांचल में कई सारे ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे जिसमें बहुजन एकता मूवमेंट काफ़ी मजबूत होगा। उसी के लिए तब तक के लिए नमस्कार। ब्रजेंद्र यादव, आजमगढ़।